Assalamu alaikum students, I hope you are all well. Our today's lecture is about lymphoma. First break this term apart. Lymph, that is you can say lymphatic system or you can say lymphoid tissue. And oma means mass. Lymphoma is a term that is used for a kind of cancer that begins or starts in our lymphatic system. इट इज़ अ कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो एक तो सर्कुलेशन में रोल प्ले करता है, इसके अलावा इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। लाइक हमारी बॉडी को फॉरेन पैथोजन से, फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन इन्वेडर से और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करके रखता है, उनसे फाइट करता है। लाइक अगर आपको स्किन इंजरी हुई है, टिश्यूज़ आपके रप्चर हो गया, तो अगर उसकी वजह से फर्स्टली तो आपकी स्किन ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, कोई भी बैक्टीरिया होगा इसलिए उसको वहाँ पे ही किल कर देना, उसको हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देना। इसके अलावा हमारी बॉडी में भी बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। इवन कि हमारी स्लाइवा में भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो थ्रू आउट ही हमारी बॉडी में स्प्रेड किया होता है। थ्रू आउट ही जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फ वेजल्स हैं हमारी बॉडी में स्प्रेड की होती हैं और डिफरेंट जगहों पर यहाँ पे हमारे पास होते हैं लिम्फ नोड्स। अब इन लिम्फ नोड्स ने लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करनी होती है। अब लिम्फोसाइट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं और एक टी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। अब इनमें से किसी एक सेल में भी एबनॉर्मेलिटी आए या इसकी ओवर प्रोडक्शन हो या कोई भी इन सेल्स में चेंजिंग्स आए तो इसकी वजह से कौन सा कैंसर हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आगे यहाँ पर हमारी आर्टरीज, ये आगे फर्दर इस तरह से इनकी ब्रांचिंग होती है और हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं आर्ट्रियोल्स। इसी तरह ही फर्दर यहाँ पे हमारे पास आती हैं वेन्स और इनके जब फर्दर इस तरह से सब डिवीजन हो तो हमारे पास आ जाते हैं वेन्यूल्स और सेंटर पे हमारे पास आ जाता है कैपिलरीज का नेटवर्क। अब वो एंड आर्टरीज का जो इसको कैपिलरीज से ज्वाइन कर रहा है उसको कहा जाएगा आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज का वो एंड जो इसको वेन्स के साथ कंबाइन कर रहा है उसको कहा जाएगा वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज। अब इस आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज का क्या काम होता है? इस आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको इसने लेकर जाना होता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। फॉर एग्जांपल ये हमारा टिश्यू आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गए इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब यहाँ पर तो ब्लड सेल्स भी होते हैं ना, लेकिन इसने क्या करना है, सिर्फ जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, ऑक्सीजन या कोई इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जिसको हमारी बॉडी को, ऑर्गन्स को नीड है, सिर्फ उन्हीं को लेकर जाएगा इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। अब डेली 20 माइक्रोलीटर जो फ्लूइड है वो यहाँ पर जा रहा होता है, जिसमें से जो 17 माइक्रोलीटर फ्लूइड है वो वापस आ जाता है वीनस के एंड ऑफ कैपिलरीज तक। जो 3 माइक्रोलीटर फ्लूइड है वो आगे फर्दर जाता है हमारे लिम्फेटिक वेजल्स तक और फिर आगे जो भी हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं वहां तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर ये 3 माइक्रोलीटर फ्लूइड यहाँ पर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, आगे फर्दर नहीं जाएगा लिम्फेटिक वेजल्स या लिम्फेटिक ऑर्गन्स तक, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एडीमा। अब ये चूंकि लिम्फ है, लिम्फेटिक फ्लूइड है, इस वजह से इसको कहा जाता है लिम्फ एडीमा। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लिम्फोमा हो सकता है? वैसे तो इसका कोई कॉज एज सच नोन नहीं है, वेल नोन कॉज नहीं है इसका कोई भी, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं
जिनको कंसिडर किया जाता है कि इनकी वजह से लिम्फोमा हो सकता है। लाइक फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है फैमिली हिस्ट्री के, हो सकता है पेरेंट्स में से किसी को तो वो आगे फर्दर उनके बेबीज में ट्रांसफर हो गया हो। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर लिम्फोमा एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर बट नॉट नोन कॉज। इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। मेनली एप्स्टीन-बार वायरस को इसका कॉज एक कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा एच पाइलोराई को इसका कॉज कंसिडर किया जाता है। एप्स्टीन-बार वायरस की वजह से बर्किट लिम्फोमा हो सकता है, जबकि एच पाइलोराई की वजह से गैस्ट्रिक लिम्फोमा हो सकता है। मेनली तो आपका जो नेक रीजन है, अंडर आर्म रीजन है, चेस्ट रीजन है, ग्रोइन रीजन है, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। अगर यहाँ पर बी सेल्स, एब्नॉर्मल बी सेल्स और टी सेल्स की एक्सेस एक्यूमुलेशन हो गई है और आपने इसको टाइमली ट्रीट नहीं करवाया तो ये आगे फर्दर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक एब्डोमेन, लीवर, हार्ट रीजन, लंग्स तक, इन सब रीजन तक आपके ये स्प्रेड कर सकता है, जिसकी वजह से ये एब्डोमिनल कैंसर लाइक गैस्ट्रिक लिम्फोमा और बर्किट लिम्फोमा भी कॉज कर सकता है। द लास्ट, रेडिएशन एंड केमिकल्स। रेडिएशंस की वजह से भी कैंसरस कंडीशंस डेवलप होती हैं। इस वजह से जो रेडिएशन डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं ना लोग, उन्होंने एक स्पेशल टाइप की शील्ड पहनी होती है ताकि उनको वो रेडिएशंस अफेक्ट ना करें। रेडिएशंस की वजह से आपके डीएनए में, आपके सेल्स में म्यूटेशंस आ सकती हैं, चेंजिंग्स आ सकती हैं। So you can say that lymphoma may occur due to the mutations in DNA that instruct the cells on how to grow, and due to mutation in DNA, cells grow more than they should and live longer than they should, और फर्दर ये कंटिन्यूसली भी डिवाइड होते रहते हैं और इनकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती। यू कैन से कि ये प्रोलिफरेट करते रहते हैं। अब लिम्फोमा की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक टाइप आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज होजकिन लिम्फोमा। Lymphoid malignant cells characterized by the presence of red Sternberg cells। अब मेनली जो इसमें हमें सेल्स नजर आते हैं ना, वो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नजर आते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेशेंट को होजकिन लिम्फोमा है। Can be detected and cured easily. You can say that it is a type of cancer that can be treated. It is common in males than in females. इसकी रीजन एज सच नाउन नहीं है। मेल्स एपिडेमोलॉजी की बेस पर कह दिया गया है कि जो मेल्स हैं या मेल्स में इसकी रेशो ज़्यादा देखी गई है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। इसमें इनलार्ज और स्वोलन लिम्फ नोड्स नजर आते हैं। जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल के होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपका नेक रीजन है, यहाँ पर अगर आपका लिम्फ नोड स्वेलिंग हुई है ना, तो नॉर्मल एरिया ऐसा है, लेकिन वो थोड़ा सा ना इस तरह से बल्जिंग सा एरिया हो जाता है। इसके अलावा परसिस्टेंट फीवर, कंटिन्यूसली जो फीवर होता है, उतरता है चढ़ता है, उतरता है चढ़ता है, यही होता है। इसके अलावा इची स्किन, ये भी इसमें साइन एंड सिम्टम एक देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में बेसिकली जो आपका पोर्टल हेपेटिक एरिया होता है ना, वहाँ पर लिम्फोमा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज वेट लॉस। Weight loss occurs due to body's increased energy expenditure to fight off the cancer. It can also be occur due to anorexia, that is the loss of appetite, भूख नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से फैटीग हो सकती है। फैटीग का एक कॉज एनीमिया भी होता है कि सेल्स की प्रोडक्शन नहीं प्रॉपर हो रही होती। एक्सेसिव स्वेटिंग भी देखने को मिलती है, स्पेशली इन पेशेंट्स में हमें नाइट स्वेट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, जो आपका स्प्लीन है और लीवर है, उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। द लास्ट वन इज लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी बेसिकली इसमें तीन तरह की देखने को मिलती है, एक सर्वाइकल, एक सुप्रा क्लैविकुलर और एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी इसमें हमें देखने को मिलती है। डायग्नोसिस की तरफ चले तो इसमें CBC करवाया जाता है। अगर एनीमिक कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली HB काउंट, RBCs काउंट, MCV, MCH, MCHC डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मेनली इसमें हमें देखने को मिलता है
न्यूट्रोफिल्स काउंट और जो लिम्फोसाइट्स काउंट है वो इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स का जो यूरिक एसिड होता है वो भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा एक्सीजनल बायोप्सी करवाई जाती है या आप इसको कह लें कोर नीडल बायोप्सी करवाई जाती है। एक बात माइंड में रखिएगा कि लिम्फोमा के लिए आप FNAC नहीं करवाते। नेक्स्ट वन इज चेस्ट एक्सरे, जो कि मीडियास्टल एंड मास एग्जामिनेशन देखने के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग करवाई जाती है जिसमें IgG और IgM का लेवल देखा जाता है। इसके अलावा इसमें CT स्कैन, MRI और PET स्कैन करवाया जाता है। CT स्कैन, MRI और PET स्कैन इसलिए करवाया जाता है कि पता चल सके कि कौन से स्टेज का कैंसर है। इसके अलावा जब आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं कैंसर के लिए तो उसके कुछ टाइम के बाद भी करवाया जाता है पेट स्कैन या CT स्कैन, मेनली पेट स्कैन करवाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ट्रीटमेंट से जो आपका वो जो लिम्फोमा है, जो एबनॉर्मल मास है, वो श्रिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा बोन मैरो बायोप्सी करवाई जाती है। अब इससे पता चल जाता है कौन सी स्टेज का कैंसर है, जैसे मैंने आपको बताया। बेसिकली ना 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज वन पे क्या होगा कि किसी एक रीजन का लिम्फोमा होगा, ठीक है, किसी एक रीजन या आप कह लें किसी एक ऑर्गन का। अगर आप स्टेज 2 देखें तो उसमें आपका जो डायफ्राम का अबव रीजन है या बिलो रीजन है उसमें किसी 2 या उससे ज़्यादा साइड्स पर लिम्फोमा हो सकता है, बिलो और अबव डायफ्राम। किसी 1-2 रीजन्स में। अगर आप स्टेज 3 देखें तो स्टेज 3 में दोनों साइड्स, बोथ साइड्स ऑफ डायफ्राम में लिम्फोमा हो सकता है। और अगर आप स्टेज 4 की बात करें तो इसमें डिसेमिनेशन होती है, लाइक लीवर और बोन मैरो तक ये स्प्रेड कर सकता है। अब अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, ट्रीटमेंट में बेसिकली इनको एक तो कीमोथेरेपी दी जाती है और साथ ही साथ रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। कीमोथेरेपी में बेसिकली 4 ड्रग्स दिए जाते हैं, A, B, V एंड D। A में एड्रियामाइसिन, B ब्लियोमाइसिन, V विनब्लास्टिन एंड D डोकार्बाराइन। अब अगर स्टेज 1 और 2 का कैंसर है ना तो इस कीमोथेरेपी के 2 to 4 साइकिल्स दिए जाएंगे और साथ रेडियोथेरेपी दी जाएगी। लेकिन अगर स्टेज 3 और 4 का कैंसर है ना तो उसमें 6 to 8 साइकिल्स दिए जाएंगे इस कीमोथेरेपी के और साथ ही साथ रेडियोथेरेपी भी दी जाएगी। लेकिन कीमोथेरेपी देने से पहले आपने पेशेंट का RFT ज़रूर करवा लेना, उसके रीनल फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवा लेने हैं। अब इस ट्रीटमेंट की वजह से, इस कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लाइक पल्मोनरी फिब्रोसिस हो सकता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। So that's all about today's lecture. In the next lecture we will discuss about non-Hodgkin lymphoma. अगर आपका आज के लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह।